स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में केरला सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ में अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, GDS to MTS की बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ, जिसमें 2022-23 के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको मिल जाएगी मैथ सॉल्यूशन के साथ। पीएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। पोस्टमैन मेल गार्ड के सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन ओशियन बुक आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए 5000 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक में रहने वाले हैं। सभी का सिलेबस इसमें कवर किया गया है, एमटीएस का, पोस्टमैन का और पीएसए का। तो क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स परचेज करनी है 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड coins or bullions, government currency notes or bank notes or any combination of these shall be insured for the। सोना है, सिक्के या बुलियन है, सरकारी मुद्रा नोट या बैंक नोट है, ये इनमें से किसी भी संयोजन वाली कोई वस्तु है, उसका बीमा किसके लिए किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंटेंट। जब भी किसी डाक वस्तु का बीमा किया जाता है उसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो इंश्योर्ड वैल्यू होगी, बीमित मूल्य होगा, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सामग्री के वास्तविक मूल्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं जिनका बीमा उनके वास्तविक मूल्य के लिए किया जाना चाहिए। तो उसमें आपके कौन सी वस्तुएं आ जाएंगी, सोना, सिक्के या बुलियन, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बैंक नोट या फिर इन सभी का कोई कॉम्बिनेशन हो। उनके मामले में जो इंश्योरेंस की जाएगी उनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए की जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर ट्रीटेड एज आर्टिकल्स ऑफ। अंध साहित्य पैकेट को किस तरह के लेख के रूप में माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेकंड क्लास मेल, द्वितीय श्रेणी की मेल के रूप में माना जाता है। लेखों को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और सेकंड क्लास आर्टिकल्स। टोटल जो है वो 10 प्रकार की डाक वस्तुएं होती हैं, जिसमें से लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में आते हैं। इसके अलावा जो 7 श्रेणियां बच जाएंगी वो द्वितीय श्रेणी की डाक में आती हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ब्लाइंड लिटरेचर होगा, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट द्वितीय श्रेणी की डाक में ही आएगा। और जो पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है, सतह मार्ग के माध्यम से उसका प्रसारण किया जाता है, क्योंकि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आपको पोस्टेज फीस नहीं देनी होती, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट के लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित करना है तो उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा। हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर अवेलेबल इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के उद्देश्य से भारत में कितने डाक सर्किल उपलब्ध हैं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। भारत में टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। द शॉर्टेज ऑफ रिक्वायर्ड पोस्टेज ऑन एन एनवल्प प्रीपेड एम्बोस्ड कैन बी मेड गुड वाया फिक्सिंग। एक लिफाफे, कौन सा लिफाफे की यहाँ पे बात की है, एम्बोस्ड एनवल्प की बात की है, पर आवश्यक डाक शुल्क की कमी को क्या चिपकाकर पूरा किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अतिरिक्त डाक टिकट चिपकाकर पूरा किया जा सकता है। अब आपने पोस्ट ऑफिस में जो एनवल्प होते हैं वो देखे होंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जो एनवल्प होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर 5 रुपये का डाक टिकट पहले से ही लगा होता है, लगा नहीं होता, लिफाफे के अंदर ही उसको प्रिंट किया हुआ होता है। इस तरह की जो सामग्री होती है, इस तरह की जो स्टेशनरी होती है, उसको हम कहते हैं एम्बोस्ड एनवल्प या एम्बोस्ड स्टेशनरी, कि उसके ऊपर पहले से ही डाक टिकट उभरे हुए होते हैं। अब किसी भी आप लेटर को पोस्ट करते हैं तो मिनिमम पोस्टेज चार्जेस कितने होते हैं, 5 रुपये। अब अगर आपने पोस्ट ऑफिस से एनवल्प लिया, 5 रुपये का एनवल्प आएगा, 5 रुपये की डाक टिकट जो यहाँ पर पहले से ही उभरी हुई होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें लेटर डालेंगे, 5 रुपये देंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। लेकिन
अगर मान लीजिए आपने लेटर पोस्ट करना है, 5 रुपये की डाक टिकट यहाँ पे उभरी हुई होती है, जो सभी के ऊपर उभरी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा की नहीं होती है। अब मान लीजिए आपने आर्टिकल पोस्ट करना है, लेकिन चार्जेस उसके ऊपर 20 रुपये लगने हैं या 10 रुपये लगने हैं, तो इसको कैसे पोस्ट किया जाएगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर 10 रुपये चार्जेस लगने हैं तो 5 रुपये की डाक टिकट इसमें पहले से ही उभरी हुई है, 5 रुपये के अतिरिक्त आप डाक टिकट इसके ऊपर लगाएंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। इसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं, मतलब आप वहाँ पे नकदी का उपयोग नहीं करेंगे, राजस्व टिकट तो वैसे भी यूज़ नहीं किए जाते। इसके लिए आपको एडिशनल पोस्टेज स्टैंप्स, अतिरिक्त डाक टिकट उस लेख के ऊपर या उस एनवल्प के ऊपर चिपकाने होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इफ पोस्ट इज रिक्वायर्ड ऑन द एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी मोर देन वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स प्रिंटेड ऑन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के ऊपर जो प्रिंट हुए डाक टिकट है उनकी वैल्यू से ज़्यादा के अगर आपके पोस्टेज चार्जेस बन जाते हैं तो एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स आपको उस आर्टिकल के ऊपर लगानी चाहिए। In a registered article delivery, if the addressee or the agent refuses to sign in the acknowledgement for token of receiving the article, then पंजीकृत वस्तु के वितरण से संबंध में यदि प्राप्तकर्ता या उसका एजेंट वस्तु प्राप्त करने के संबंध में प्राप्तावधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो क्या किया जाएगा? अब मान लीजिए कोई पंजीकृत डाक वस्तु है, जब भी उसका वितरण किया जाएगा उसके लिए प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे या उसके एजेंट के हस्ताक्षर लिए जाएंगे रसीद के ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर। लेकिन मान लीजिए उस रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ एक्नॉलेजमेंट भी है, तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर भी प्राप्तकर्ता या उसके एजेंट के हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन प्राप्तकर्ता या एजेंट उस रसीद के ऊपर उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, लेकिन रसीद के ऊपर वो हस्ताक्षर कर देता है। ऐसी स्थिति में उस एक्नॉलेजमेंट को क्या किया जाएगा? वापस लाया जाएगा। वो आर्टिकल का वितरण किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट वापस लाई जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी विल वेयर अ स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट। इस संबंध में उस पावती पर एक टिप्पणी लिखी जाएगी, यानी कि उसके ऊपर लिखा जाएगा प्राप्तकर्ता ने या उसके एजेंट ने हस्ताक्षर करने से मना किया। पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत फिर इस एक्नॉलेजमेंट को सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा। इफ asafoetida is tendered for transmission through post it can, यदि हींग को डाक के माध्यम से प्रसारण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो क्या किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बी परमिटेड इफ पैक्ड इन अ हर्मेटिकली सील्ड केस ऑफ टिन और अदर मेटल। तो ये आपके पास क्या आता है? क्लोज नंबर 151 में आता है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनकी महक बहुत ज़्यादा होती है। अब हींग जो होता है आपने देखा होगा इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, लेकिन कैसे भेजेंगे? आपको इसे टिन के या किसी अन्य धातु के एक डिब्बे में बंद करना होगा, जो भली भांति बंद होना चाहिए, उसके बाहर वो महक नहीं आनी चाहिए। सिक्स्थ की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। A letter should not weigh more than, एक पत्र का वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोई भी पत्र है मैक्सिमम वेट उसका 2 किलोग्राम हो सकता है। Inland parcel addressed to troops, if to be redirected within India, it is permissible on, सैनिकों को संबोधित अंतर्देशीय पार्सल यदि भारत के भीतर पुनर्निर्देशित किया जाता है तो इसकी अनुमति कैसे होगी? तो सैनिकों के लिए अगर कोई भी अंतर्देशीय पार्सल है उसकी रिडायरेक्शन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। पेइंग नो रिडायरेक्शन फीस, 8th की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर वो सैनिकों को संबोधित पार्सल नहीं है, अन्य कोई भी पार्सल की रिडायरेक्शन की जाएगी तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो पार्सल की रिडायरेक्शन के लिए हाफ दी प्रीपेड रेट आपसे लिए जाएंगे, यानी कि पार्सल के पुनर्निर्देशन के लिए आपने जो पहले चार्जेस दिए थे उन चार्जेस का आधा शुल्क आपसे लिया जाएगा एज रिडायरेक्शन फीस। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The period of rental of post box allotted to a school commences from which date? किसी स्कूल को आवंटित पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि कब से शुरू होती है? 9th की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड,
उस माह के पहले दिन से जिसमें पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाता है। अब मान लीजिए किसी ने क्या किया, 25 तारीख को, देखिए 25 तारीख को एक पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया। अब इस किराए की अवधि जो वो कब से शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर उसने 25 मार्च को इसे किराए पर लिया तो इसके किराए की अवधि जो है वो 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। यानी कि जिस भी तारीख को या जिस भी माह में पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाता है, यानी कि मार्च मंथ में अगर उसे आवंटित किया जाए, चाहे 31 मार्च को किया जाए, उसके किराए की अवधि 1 मार्च से गिनी जाएगी। और जब रीनेबल इसका किया जाता है, क्या आपने क्या किया, पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि का नवीकरण किया, तो नवीकरण की जो अवधि है पिछले किराए की अवधि के समाप्त होने के आगे वाले तुरंत माह, यानी कि उसके बाद जो तुरंत वाला माह आएगा। अब मान लीजिए क्या हुआ, मार्च महीने के एंड में किसी भी पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि समाप्त हुई, तो उसका जब आपने रिन्यूअल किया तो कब से उसके रिन्यूअल की अवधि शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल से। आगे आने वाले जो भी महीना होगा उस माह के पहले दिन से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे 9th की जो सही ऑप्शन है वो सी आ जाएगी। वैल्यूएबल आर्टिकल्स विल नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। मूल्यदेय वस्तुएं सेना डाकघर के पते पर बुक नहीं की जाएंगी। 10th की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। कोरस्पोंडेंस फॉर पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी एड्रेस्ड टू दी। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार को किस पते पर संबोधित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास से आ जाएगा इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 APO या फिर फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के पते पर किया जाना चाहिए। अब ध्यान रखना आपके पास 2 आर्मी पोस्ट ऑफिस हैं, एक 56 APO, दूसरा है आपके पास 99 APO। लेकिन ऐसा पत्राचार जो भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए संबोधित है उसको 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर ही भेजना है। 99 APO के पते पर कभी नहीं भेजा जाता है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। 11th की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो पत्राचार रहेगा इनलैंड रेट्स के साथ प्रीपेड होना चाहिए, अंतर्देशीय दरों के साथ इसका आपको पूर्व भुगतान करना होगा। सभी उद्देश्यों के लिए इसको अंतर्देशीय व डाक वस्तुओं की तरह ट्रीट किया जाता है और पोस्टल चार्जेस में आपको कोई भी छूट इसके लिए नहीं दी जाएगी। टू विच द फॉलोइंग कंट्रीज इनलैंड लेटर कार्ड इज परमिसिबल। निम्नलिखित में से किस देश के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड की अनुमति है। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपके आर्टिकल होते हैं इनलैंड पोस्ट में 1st क्लास आर्टिकल वो क्या आते हैं, इनलैंड आर्टिकल है, ठीक है, इनलैंड लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है और लेटर है। फॉरेन पोस्ट में कौन से होते हैं, फॉरेन पोस्ट में लेटर है, एरोग्राम है और एक आ जाएगा पोस्ट कार्ड। अब जो आपके इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं अंतर्देशीय डाक में, आप उनका उपयोग नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए अगर आप कुछ भी संचार भेजना चाहते हैं तो इनलैंड आर्टिकल का आप इनलैंड जो लेटर कार्ड होते हैं अंतर्देशीय पत्र कार्ड जो होते हैं उनका उपयोग आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ देशों को किया जा सकता है और वो देश हैं भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब दूसरे अगर किसी देश को आपने अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग कर दिया संचार भेजने के लिए तो ऐसी स्थिति में उसे इनसफिशेंटली पेड लेटर माना जाएगा। इनसफिशेंटली पेड लेटर क्या हो जाएगा, आधे अधूरे भुगतान वाला पत्र माना जाएगा और उसी के अनुसार फिर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। But is the minimum and maximum weight of a special bag under bulk bag system? बल्क बैग प्रणाली के अंतर्गत एक विशेष बैग का न्यूनतम और अधिकतम वजन कितना हो सकता है। क्या ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मिनिमम जो है वो 5 किलोग्राम हो सकता है, मैक्सिमम की बात करें 30 किलोग्राम हो सकता है। तो ये जो बल्क बैग रहता है किस चीज़ के लिए रहता है, फॉरेन कंट्री में कोई प्राप्त करता है या फॉरेन कंट्री में कोई सेंडर है उनके द्वारा भेजने के लिए, उनके द्वारा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ को भेजना या प्राप्त करना होता है, प्रिंटेड पेपर्स के स्पेशल थैलों को प्राप्त करना या प्रेषित करने के लिए बल्क बैग का यूज़ किया जाता है। बल्क बैग में मिनिमम वेट की बात करें 5 kg और मैक्सिमम इसका वजन 30 किलोग्राम हो सकता है। The book packets containing literature for the blind should wear the inscription.
अंध साहित्य पैकेट पर क्या लिखा होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो फॉरेन पोस्ट में अगर हम बात करें ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की, इसके लिए सैकोग्राम टर्म का यूज़ किया जाता है। ये आपने याद रखनी है। और भी 6-7 टर्म्स हैं, बार बार मैंने बताई है, आपने वो भी याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती हैं। पोस्टेज पेड, पोर्ट पेई है, इस तरह की जो भी टर्म्स आती हैं। पैकेट्स पैकेट है, फिर उसके बाद मेडिसमेंट अर्जेंट है, ठीक है, मेडिसिन के लिए उसका यूज़ किया जाता है। मेडिसिन वाले जो पैकेट होते हैं उनके ऊपर उसे लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। फोर्स मेजर, अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई, फोर्स मेजर। अप्रत्याशित घटना का क्या अर्थ है? तो ऐसी कोई भी घटना जो नियंत्रण से परे हो, ठीक है। फॉरेन पोस्ट के मामले में कोई भी ऐसी स्थिति जो नियंत्रण से परे होती है। आपने एक डाक वस्तु भेजी, फॉरेन कंट्री में चली गई, वहाँ पे उसका कोई नुकसान होता है, तो वहाँ पे किस टर्म का यूज़ हो जाएगा? फोर्स मेजर टर्म का यूज़ हो जाएगा, यानी कि ऐसी घटना जो नियंत्रण के बाहर की हो। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एरोग्राम, एक एरोग्राम का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। एरोग्राम जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 ग्राम हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अंडर फॉरेन पोस्ट, द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस विद पाकिस्तान एंड इंडिया इज कैरीज बेस्ड ऑन, विदेशी डाक के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा किस पर आधारित है? 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट जो सर्विस है, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा जो है, अधिकतम देशों के साथ किसके आधार पर रेगुलेट की जाती है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के आधार पर रेगुलेट की जाती है। यानी कि अधिकतम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक सेवा का जो विनियम किया जाता है, रेगुलेट इसको किया जाता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के आधार पर किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ देश हैं, यानी कि कुछ देश में आपका बांग्लादेश आ जाएगा, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इनके साथ जो पार्सल का आदान प्रदान किया जाता है उसको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है? बायलैटरल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के साथ, क्या द्विपक्षीय समझौतों या एग्रीमेंट्स के साथ किया जाता है, व्यवस्थाओं के साथ किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ जो है पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट जो है उसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट के साथ किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The abbreviation UPU stands for, UPU की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आ जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 18th का बी आ जाएगा। प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड शुड कन्फर्म टू दी डायमेंशंस दैट्स, निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड के आयाम जो वो क्या होने चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। मैक्सिमम जो है इसके साइज 105 बाई 148 मिलीमीटर, मिनिमम की बात करें 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछा गया है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर एट, एशियाई प्रशांत डाक संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन गलत भी है, सही भी है। इसका जो पहला हेडक्वार्टर था, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था मनीला फिलीपींस में था, लेकिन सन 2002 में ये कहाँ पर चला गया? बैंकॉक थाईलैंड में चला गया। तो प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर जो वो बैंकॉक थाईलैंड में है। डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट मानिए, इनकरेक्ट मानिए, क्वेश्चन गलत है। आगे चलते हैं। DNK स्टैंड्स फॉर, अब फुल फॉर्म्स आपके लिए क्या महत्व रखनी है पीए के एग्जाम में, यहाँ से आपको पता चलेगा। 10 के करीब फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। DNK की फुल फॉर्म आ जाएगी डाकघर निर्यात केंद्र 21 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। बट इज OEM की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर 22 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। SIM स्टैंड्स फॉर, सिम की फुल फॉर्म, यानी कि आप फ़ोन में जो सिम डालते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। बट इज DPI रेजोल्यूशन इन कनेक्शन विद प्रिंटिंग, मुद्रण के संबंध में DPI रेजोल्यूशन जो है वो क्या होता है? 24 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डॉट पर इंच।
आगे चलते हैं, KPI स्टैंड्स फॉर, KPI का क्या अर्थ होता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। 26 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। HDMS इन CSI रेफर्स टू कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में HDMS किसको संदर्भित करता है? फुल फॉर्म आ जाएगी हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। 27 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, SSO स्टैंड्स फॉर, SSO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंगल साइन ऑन हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट होगी। आगे चलते हैं, ECMS स्टैंड्स फॉर, ECMS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? 29 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। MPLS स्टैंड्स फॉर, MPLS की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग आ जाएगी। 30th की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे जितनी भी आपके पास आप कह सकते हैं IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के क्वेश्चन होते हैं 10, वहाँ पे आपके फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं। तो फुल फॉर्म जो है वो याद कर लेना अच्छे से, बहुत सारी पूछी जाती हैं। होल लाइफ एश्योरेंस इन PLI स्कीम इज नोन एज, PLI योजना में संपूर्ण जीवन बीमा को किस रूप में जाना जाता है? तो ट्रिक मैंने बार बार आपको वीडियोस में बताई है, कैसे याद रखना। संपूर्ण जीवन बीमा यानी कि पूरे जीवन के लिए आपको क्या मिल गई? सुरक्षा मिल गई। तो 31st की क्या आ जाएगी? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। सुविधा किसके लिए हम कहेंगे? कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस के लिए कहेंगे, क्योंकि इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस में, तो इसमें सुविधा आपको मिल गई। फिर संतोष की बात करें, एंडोमेंट एश्योरेंस, इसमें प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी आप कर सकते हैं, मतलब आप पूर्व निर्धारित कर सकते हैं परिपक्वता की तारीख को, किस एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए वो आप बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको संतोष होगा कि मुझे इस एज में मैच्योरिटी मिलेगी। सुमंगल की बात करें, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, पीरियोडिकल रिटर्न्स आपको मिलती हैं, समय समय पर रिटर्न्स आपको मिलती हैं, आपके मंगल की कामना के साथ ही आपका ध्यान रखा जाता है। सी ऑप्शन फिर हो जाएगा वो सुमंगल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगी। बट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए नियत तिथि जो है वो क्या होती है? 32 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह की पहली तारीख को। हाउएवर आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है जो महीने के लास्ट दिन तक होता है, यानी कि अगर आपने PLI पॉलिसी वगैरह ले रखी है, प्रीमियम पेइंग डेट जो रहती है, ड्यू डेट रहती है, वो महीने की पहली तारीख होती है, लेकिन आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है महीने के लास्ट डे तक। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन DOP नेफ्ट और RTGS ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू दी स्पॉन्सर बैंक। DOP में जो नेफ्ट या RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, उनके लिए स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। 33 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू EMS स्पीड डोमेस्टिक डिलीवरी लोकल शैल मीन विच वन इज करेक्ट? EMS या एक्सप्रेस मेल सर्विस स्पीड घरेलू डिलीवरी के संबंध में लोकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? आर्टिकल बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स फॉर मेट्रो सिटीज़। अगर मेट्रो सिटी के लिए बात करें, निर्धारित पिन कोड के भीतर बुक की गई और निर्धारित पिन कोड के भीतर ही वितरित की जाने वाली, यानी कोई भी आपका क्या है, एक आइडेंटिफाइड पिन कोड है, उन्हीं के भीतर बुक की गई और वितरित की जाने वाली वस्तुओं को आप लोकल आर्टिकल कह सकते हैं। आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट फॉर सिटीज़ अदर देन मेट्रो सिटीज़। मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए नगर पालिका सीमा के अंदर जो वस्तुएं बुक की जाती हैं और नगर पालिका की सीमा के भीतर ही जिन्हें वितरित किया जाना हो, उन्हें हम लोकल आर्टिकल कहेंगे। आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन द सेम पिन कोड डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन फॉर स्मॉल टाउन्स कस्बास। वही पिन कोड यानी कि सेम ही पिन कोड है, एक ही पिन कोड है, उसी के भीतर उसी के वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर कोई भी आर्टिकल बुक किया जाता है और वहीं पे उसका वितरण किया जाना है, यानी कि एक पिन कोड है, उसका एरिया एक होता है, उसी के अंदर आर्टिकल बुक हुआ, उसी के अंदर आर्टिकल का वितरण होना है। तो छोटे शहरों के लिए इस तरह के आर्टिकल को लोकल आर्टिकल माना जाएगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन द सेम पिन कोड डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन मोफुसिल एरिया हैविंग नो डिफाइंड टाउन डिलीवरी एरिया।
वही पिन कोड यानी कि सेम ही पिन कोड है, एक ही पिन कोड है, उसके भीतर उसके वितरण अधिकार क्षेत्र में बुक की गई वस्तु और वहीं पे वितरित की जाने वाली मोफूसिल एरिया जिसका कोई निश्चित नगर वितरण क्षेत्र नहीं है, उसके मामले में उसको लोकल आर्टिकल कहा जाएगा। सभी आपने याद कर लेने हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इन सभी को लोकल आर्टिकल मानना जाएगा। अमृत पैक्स 2023 इज रिलेटेड टू, अमृत पैक्स 2023 जो वो किससे संबंधित है, डी ऑप्शन आपकी करेक्ट आ जाएगी, फ्लैटली एग्जीबिशन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, जर्नल मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट इज, अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन जो वो कितना हो सकता है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी 35 kg। बट इज द पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ PMJJY, PMJJY के लिए जो अवधि रहती है वो कितनी रहती है, करेक्ट आंसर आपके पास 37 का बी आ जाएगा। 1 जून से लेके यानी कि अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पार्टिसिपेट किया है तो इंश्योरेंस कवर जो रहता है वो किस अवधि से लेकर किस अवधि तक रहता है, 1 जून से लेके 31 मई तक रहता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। प्रीमियम की बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 436 रुपये है। सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, और इसको किसके द्वारा, क्या यहाँ पे दूसरे आपकी PMSBY होती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके लिए भी इंश्योरेंस जो कवरेज पीरियड है वो सेम रहता है, प्रीमियम जो है वो कितना रहता है 20 रुपये, उसमें केवल एक्सीडेंटल डेथ को कवर किया जाता है। बट इज द एलिजिबिलिटी एज ग्रुप फॉर ओपनिंग ऑफ NPS या नेशनल पेंशन स्कीम खोलने के लिए पात्रता आयु वर्ग क्या है, यानी कि एज जो है वो क्या हो सकती है, करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, 18 से 70 वर्ष के बीच में हो सकती है। और आपकी NPS को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड रूल्स 2016 इज, वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियम निधि नियम 2016 के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय कौन है, 39 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SCSS अकाउंट व्हेन ओपनड एज अ सिंगल अकाउंट, एकल खाते के रूप में खोले जाने पर SCSS खाते की अधिकतम सीमा क्या होगी, 40th की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो आपका जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है आप उसमें एक बार ही डिपॉजिट कर पाएंगे 1000 रुपये के मल्टीपल, और मैक्सिमम उसमें आप 30 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लोज्ड कैश बैग ऑफ अ सब ऑफिस रिसीव्ड इन दी हेड पोस्ट ऑफिस शुड बी ओपनड बाई, प्रधान डाकघर में सब ऑफिस से जो बंद कैश बैग होगा वो किसके द्वारा खोलना चाहेगा, यानी कि सब ऑफिस ने अपने अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस के लिए अगर नकदी भेजी है तो हेड ऑफिस में उस कैश बैग को किसके द्वारा खोला जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास क्या जाएगा, ट्रेजरर के द्वारा खोला जाता है सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में। तो जब भी अकाउंट बैग आता है हेड ऑफिस में ट्रेजरर को दिया जाता है, ट्रेजरर उसको खोलता है सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में। फिर उसके अंदर से अगर कैश बैग निकलता है ट्रेजरर अपने पास रखेगा, बाकी सारी आर्टिकल या बाकी सारे डॉक्यूमेंट या जो भी उसमें सामान रहेगा वो सब अकाउंट असिस्टेंट को सौंप देगा। फिर उसके बाद में वो कैश बैग को खोलते हैं, कैश बैग भी ट्रेजरर के द्वारा खोला जाएगा और सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में खोला जाएगा। पहले उसका वो वजन वगैरह करेंगे, वजन चेक करेंगे, सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसकी सील की जांच करेंगे, उसको जिसके साथ बांधा गया उस रस्सी की जांच करेंगे, फिर उसके बाद जाकर कहीं वो कैश बैग को खोलते हैं। In sub offices, cash received through special carrier, a receipt for the sum should be given in, उप कार्यालयों में विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त नकदी के लिए रसीद किस में जारी की जानी चाहिए, 42 की सही ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगी, कैरियर्स बुक या डायरी में, वाहक की किताब या डायरी में दी जानी चाहिए। तो क्या होता है जब भी स्पेशल कैरियर के माध्यम से नकदी भेजी जाती है सब ऑफिस के लिए तो एसओ स्लिप में सब पोस्ट मास्टर की इंफॉर्मेशन के लिए एंड रिमार्क दिया जाता है कि आपको जो नकदी है वो कैसे भेजी गई है। और जब क्या होता है नकदी दी जाती है स्पेशल कैरियर के द्वारा एसपीएम को, तो एसपीएम को कैरियर बुक या डायरी में उस नकदी के लिए रसीद देनी होती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
आगे चलते हैं। बट इज द लिमिट फॉर अ मनी ऑर्डर बुक्ड बाई हेड रिकॉर्ड ऑफिस टू सब रिकॉर्ड ऑफिस इन कनेक्शन विद द पेमेंट ऑफ सैलरीज। वेतन के भुगतान के लिए प्रधान अभिलेख कार्यालय से उप अभिलेख कार्यालय को बुक किए जाने वाले मनी ऑर्डर की सीमा क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये सर्विस मनी ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है, विभाग के कर्मचारियों के लिए भेजा जा रहा है, तो सर्विस मनी ऑर्डर की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The aggregate value of Indian postal orders authorized to be स्टोक्ड बाई सब पोस्ट ऑफिस विल बी फिक्स्ड बाई दी। उप डाकघर में स्टोक करने के लिए प्राधिकृत भारतीय पोस्टल ऑर्डरों का कुल मूल्य किसके द्वारा तय किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? तो देखिए, अगर हम एग्रीगेट वैल्यू की बात करें, आईपीओस के जो होते हैं स्टोक किए जाते हैं किसी भी हेड ऑफिस या सब ऑफिस में, वो किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं? हेड ऑफिस के मामले में जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सब पोस्ट ऑफिस की, तो वो किसके द्वारा? हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा किए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। किस आधार पर किए जाते हैं? तो अगर हम एचओ की बात करें, सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि उसमें आईपीओ का कितना स्टॉक रहेगा, और वो 6 महीने की रिक्वायरमेंट के आधार पर इस चीज़ का डिसीजन लेता है। और अगर हम बात करें सब ऑफिस की, हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है और 1 महीने की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ का डिसीजन लेता है। आगे चलते हैं। किसान विकास पत्र परचेज्ड ऑन, तो यहाँ पे केवीपी यानी कि इंटरेस्ट रेट और बोनस आपको याद करने हैं। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। द कंटेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो आर, पोर्टफोलियो की सामग्री जो है वो कौन सी है? पोर्टफोलियो में ड्यूमेल लिस्ट भी होती है, स्टैम्प्स सील्स भी होती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, लेकिन बेइंग स्केल नहीं होती। तो जितनी भी पोर्टफोलियो की सामग्री है सारी आपको याद कर लेनी है। 20 से 25 चीज़ें उसमें रहेंगी। बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या करेक्ट आ जाएगी? बी नहीं है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। डेली रिपोर्ट ऑफ आरएमएस इज प्रिपेयर्ड इन दी फॉर्म, आरएमएस की दैनिक रिपोर्ट किस प्रपत्र पर तैयार की जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। MS 83 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। तैयार करने वाला कौन है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सबमिट किसको की जाएगी? सुपरिटेंडेंट आरएमएस को रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से की जाती है। डेली रिपोर्ट में क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं वो भी आनी चाहिए। Habitual missending of articles by sorting assistant, especially those that are clearly and legibly addressed will be। उस छंटाई सहायक के साथ क्या किया जाएगा? जो साफ और स्पष्ट पते वाले डाक लेखों को भी आदतन गलत जगह के लिए भेज देता है, यानी कि उसको आदत पड़ गई या ध्यान से वो काम नहीं करता है। ऐसा कोई आर्टिकल है, साफ स्पष्ट उसके ऊपर पता लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे गलत जगह के लिए भेज देता है, तो उसको उसकी पोस्ट के लिए अनफिट माना जाएगा, अयोग्य उसको माना जाएगा। और लाइएबल टू रिमूवल और रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेड, उसको निष्कासित भी किया जा सकता है या फिर निम्न श्रेणी में अवनति के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। यानी कि कुछ को प्रमोशन मिलती है, कुछ को क्या मिल जाती है? रिडक्शन भी मिल जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हैं। इन मेल ऑपरेशंस द रेट ऑफ हैंडलिंग विद इन वन ऑफिस एज पर दी एक्सेप्टेड प्रैक्टिस शुड नॉट एक्सीड पर आर्टिकल। डाक संचालन में स्वीकृत कार्य प्रणाली के अनुसार एक कार्यालय के अंदर हैंडलिंग की जो दर है प्रति लेख क्या होनी चाहिए, और ये दर जो है वो कैसे प्राप्त की जाती है, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, आपने अब पढ़ लेनी है। 49 की सही ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी। 1.6 आर्टिकल हो जाएगी। वैन एन इंश्योर्ड When an insured foreign parcel is redirected from one country to the another, जब एक बीमित विदेशी पार्सल को एक देश से दूसरे देश में पुनर्निर्देशित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास यह आ जाएगा। फ्रेश इंश्योरेंस फीस बिकम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए एक नया बीमा आपको देना पड़ेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा लेटराइट सोइल जो होती है वो कृषि के लिए सही नहीं मानी जाती। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड एट, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, गुजरात में।
आगे चलते हैं, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? 53 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जनरल अनिल चौहान। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन G20, कौन सा देश G20 में सदस्य देशों का हिस्सा नहीं है? तो टोटल 19 देश थे, तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। In which state the recently inaugurated new ज्वारी ब्रिज across ज्वारी रिवर exists, ज्वारी नदी पर हाल ही में उद्घाटन किया गया ज्वारी पुल जो है वो कहाँ पर मौजूद है? 55 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, गोवा में। जल जीवन मिशन की परिकल्पना जो है किस वर्ष तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण भारत में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है? 56 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, 2024 तक। आगे चलते हैं, छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन, छठ पूजा जो है वो कहाँ पर मनाई जाती है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, डाक कर्मयोगी जो है क्या है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 58 की बी ऑप्शन करेक्ट होगी, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए। द वर्ड एथिक्स कम्स फ्रॉम, नैतिकता शब्द जो है कहाँ से आया? एथोस से आया। एथोस एक ग्रीक वर्ड है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू मेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए क्या बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है? एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी ऑल टाइम, हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होगी। एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी ऑल टाइम, हर समय कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड होनेस्टी, उच्च नैतिक मानक और ईमानदारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये था आपके पास केरला सर्कल का 2023 का PSA का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या लगे आंसर गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। बाकी रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना है या बुक्स परचेज़ करनी है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं या बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।